गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल तो हमने करा दिया था। क्या एग्जाम्पल क्या था वो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम्पल हमने करा चुके हैं। तो बच्चों आज हम प्रमेय नंबर 1.3 प्रमेय 1.3 कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है बच्चों। प्रमेय क्या कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने इससे जो अगली क्लास थी, इससे पहले जो क्लास कराई थी उसमें हमने √3 एक अपरिमेय संख्या है वो कराया था। तो बच्चों सेम टू सेम बस इसी तरह ये प्रमेय भी सॉल्व करेंगे हम। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना और स्टेप बाय स्टेप देखते रहना बच्चों, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको एग्ज़ाम में पक्का आएगा, 100% एग्ज़ाम में आने के चांसेज हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आ जाइए बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसकी उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति या आंसर आप उपपत्ति, ठीक है बच्चों। उपपत्ति उपपत्ति क्या है, क्या करेंगे हम इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। तो बच्चों हम मान के चलेंगे कि ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम मान के चलेंगे तो लिखो माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। इसके विपरीत मतलब √2 इसमें अपरिमेय संख्या दी हुई है। हम मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब अतः हम इसके दो ऐसे पूर्णांक लेंगे, जो √2 के बराबर हो। तो बच्चों परिमेय संख्या में हम पूर्णांक जो लेते हैं उसको P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें लिखो अतः हम दो पूर्णांक कोई से भी ले लो, A या B ले लो या R S ले लो या X Y ले लो, कोई भी ले लो। तो हम इसमें X और Y लेंगे, ठीक है। पूर्णांक X और Y ऐसे ज्ञात करेंगे या ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 को हम किसके बराबर करेंगे, X और Y। X और Y क्या है, पूर्णांक। जो परिमेय संख्या में जो पूर्णांक होते हैं हम उसको कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें X और Y है तो हम इसको X/Y के रूप में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो √2 को X/Y के इक्वल कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो X और Y हैं, हमने जो पूर्णांक लिए हैं वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब कि X और Y इस इधर लिख दो, अतः X एंड Y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। X और Y जो हमने जो पूर्णांक लिए थे वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों कि मान लेंगे हम कि R जो ये हमने जो पूर्णांक लिए हैं X और Y, ये एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब इनके जो X और Y का जो गुणनखंड क्या है, एक है, ठीक है। X और Y में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। 2 लेंगे तो 2x हो जाएगा, तो फिर ये x नहीं बचेगा ना, वो 2x बन जाएगा। 3 लेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4x हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है बच्चों। नाउ इसलिए हम जो मान
लीजिए x और y में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लेते हैं एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर है के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, मान के चल रहे हैं हम कि x और y में अगर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम क्या करेंगे, तब हम हमने जो तो पूर्णांक लिए थे x और y। ठीक है बच्चों, x और y जो हमने दो पूर्णांक लिए थे उनको कैसे लिखेंगे, मतलब तब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड से r नहीं x, हमने x और y लिया है ना, r और y जो पूर्णांक हमने लिए थे x और y लिए थे, x और y को विभाजित करके √2, ये तो हमारा जो ये परिमेय संख्या ली थी, x और y को जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे x और y को जो है विभाजित करेंगे। ठीक है बच्चों, √2 बराबर x/y प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर कोई भी हमने जैसे मान चलो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी ले लिया, a ले लिया a/v। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको काटो, इधर ले x और y को विभाजित करके √2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से समझो, मान लीजिए x और y में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से x और y को विभाजित करेंगे, मतलब x और y में उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो विभाजित करके अब जो √2 हमने परिमेय संख्या मानी थी, इसमें तो अपरिमेय संख्या दी हुई है, हमने मान ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर a/b हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ जो ये a और b हैं ये सह अभाज्य हैं, मतलब को प्राइम फैक्टर हैं। जहाँ इधर लिख दो, जहाँ a और v सह अभाज्य गुणन खंड हैं। ठीक है, अब हम जो ये संख्या है इसका हम दोनों तरफ का वर्ग कर दो, इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दो, तो √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √2 का स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 आ जाएगा, इसका करोगे तो a²/b² खुल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे ना, होल स्क्वायर खोलना। ठीक है, अतः अब ये जो b² है, ठीक है बच्चों, इसका हमने क्या कर दिया, हमने इसका अब क्या बोलेंगे कि जो इसको b² है इसको इधर ले जाओ, b² × 2 बराबर a², या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b² बराबर a²। ठीक है बच्चों, नाउ जो 2 है
जो हमारा 2 है ये ए स्क्वायर से विभाजित हो, क्योंकि इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करेगा ए स्क्वायर। अतः ए स्क्वायर जो है 2 को विभाजित करता है। ए स्क्वायर जो है 2 को विभाजित करता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ए स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है, क्योंकि 2 को हम इधर लेके जाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा 2, तो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और इस ए स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर 2 को विभाजित करेगा। कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों। अतः नाउ अब क्या लिखेंगे कि जो ए स्क्वायर है, जो हमने यहाँ से क्या किया था, ये इस समीकरण को इधर लिख लो, क्या है, √2 बराबर ए अपॉन वी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 इंटू बी बराबर ए। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अतः हम ए बराबर 2c लिख सकते हैं, कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने जो ये 2b² बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, 2b² बराबर ए स्क्वायर है। अब हम अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये ए स्क्वायर बराबर 4c² हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर है हम यहाँ पे रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² बराबर 4c² हो जाएगा ना। तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2c²। इसी तरह c क्या है, एक पूर्णांक ही है, ठीक है बच्चों। तो a का मान जो है इसमें रख दो, किसमें, इसमें प्रतिस्थापित कर दो। ये इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं। तो समीकरण 2 में a का मान रख दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, तो 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए ही है, तो ए की मान क्या दे रखा है, 2c, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2b² बराबर 4c², 2 से इसको काट दो, कितने 2 बार कट जाएगा, तो b² बराबर 2c²। देखा ना बच्चों, मैंने यही बताया था आपको कि 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यही मतलब यही सीक्वेंस आगे भी चलती रहेगी। अगर हम b बराबर 2d मानेंगे, b बराबर 2d मानेंगे तो क्या आएगा, उसमें आ जाएगा कि c² बराबर, क्योंकि अगर हम देखो b बराबर 2d मानोगे, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको। b बराबर 2d मान लिया, ठीक है, मान लिया, तो इसको इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, 4d² बराबर 2c² हो गया। 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा, 2d² बराबर c² हो गया ना। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान निकल गया 2b², अब यहाँ पे b² का मान निकल गया 2c², यहाँ पे c² का मान निकल गया 2d²। तो इसी तरह का बच्चों मतलब सीक्वेंस एक चलती रहेगी। तो हम अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब क्या करेंगे बच्चों, यह जो हमारा इधर लिखते हैं, इसका अर्थ है
कि 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि अपन ने यहाँ भी यही लाइन लिखी थी ना कि ए स्क्वायर 2 को विभाजित करता है या 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है या बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, कैसे भी लिख लो, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, नाउ इसलिए जो है 2 बी को विभाजित करेगा। अगर 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करता है, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, नाउ ए और बी जो है, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 आ गया, क्योंकि ये 2 साथ साथ चल रहा है। प्रमेय 1.2 के अनुसार 1.2 के अनुसार जो है इसमें लिखो, अतः ए और वी के कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 2 ही आ रहा है। इसको कितना भी आगे लेके चले जाओ, सिर्फ 2 ही आएगा इसका गुणनखंड। ठीक है बच्चों, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसमें लिखो, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने वो आगे ये देखो, हमने बोला था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने यहाँ पे मान के चले थे, तो हमने सॉल्व किया था, तो ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। ये ए और बी में कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया। तो इसीलिए हम इस तथ्य को ये मान के चलते हैं कि इस तथ्य को का विरोधाभास प्राप्त हो, मतलब जो हमने तथ्य दिया था उसका विरोधाभास हुआ है, मतलब इसमें उल्टा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 गुण, मतलब कम से कम जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था। तो इसीलिए ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारा विरोधाभास क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आपको अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो बच्चों ये पूरी डिटेल में आपको लिखना ही होगा। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, इसमें लिखो, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने इस त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमें क्या निष्कर्ष निकला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से समझते जाना, ध्यान से देखना। एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही कहूँगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रमेय है बच्चों। ये प्रमेय आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आपको 100% आने के चांस हैं बच्चों। तो इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों, ध्यान से समझना और एक एक स्टेप बाय वीडियो को देखते रहना बच्चों। तो बच्चों ऐसी वीडियो को मेरी जो आपको वीडियो पसंद आ रही हैं और आप इसको लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी करो बच्चों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट या अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँ बच्चों। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनसे भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो बच्चों उनको भी बहुत मदद मिलेगी बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों,